हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग आज का जो लेक्चर है दैट इज 17th लेक्चर, इस पे पहुंच चुके हैं। चैप्टर कौन सा ऑनगोइंग है हमारा? जो हमारा अभी ऑनगोइंग चैप्टर है ये चैप्टर 2 पीएन जंक्शन डायोड अभी चल रहा है। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर के बारे में बताया था। तो सर आज की क्लास का टॉपिक क्या है? देखिए आज की क्लास का जो टॉपिक है वो होगा, ये रेक्टिफायर का लास्ट टॉपिक है, एप्लीकेशन जो चल रहा है। सो दिस टॉपिक इज ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे एकदम मस्त तरीके से। जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूरा का पूरा मस्त से स्टडी करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एजे में भी इससे क्वेश्चन आता है और यूनिवर्सिटी में भी इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक फीचर सब कुछ डेरिवेशन के साथ पूछता है। पूरा चीज करवाऊंगा इसमें, ठीक है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं इसका और देखते हैं कि इस रेक्टिफायर की वर्किंग किस तरीके की होती है। तो हेडिंग डाल लेते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बारे में हम लोगों को इतना तो पता है कि रेक्टिफायर एसी टू डीसी कन्वर्जन देता है। हाफ वेव रेक्टिफायर था तो आधी वेव ऑफ एसी को ही वो खाली कन्वर्ट कर पाता था, रिमेनिंग नेगेटिव हाफ वाली जो वेव थी वो वेस्ट हो जाया करती थी। फुल वेव सेंटर टैप पढ़े तो वहां पे भी एक कंडीशन, एक लिमिटेशन दिखाई दी कि सेकेंडरी साइड में हमारा ट्रांसफॉर्मर सेंटर टैप्ड होना चाहिए। सेंटर टैप्ड होने से कुछ चीजें तो अच्छी हो गई, वेव का पूरा कन्वर्जन मिलने लग गया। 2 ही डायोड थे केवल, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी कम थी। एक बार में देखा जाए तो डायोड स्ट्रेस जो हमको वहां पे देखने को मिल रहा था, तो डायोड स्ट्रेस का लेवल जो है वो कितना था, 2 टाइम्स ऑफ वीएम के रेंज में चला गया। फ्रीक्वेंसी 2f थी तो 2 टाइम्स ऑफ वीएम का डायोड स्ट्रेस हमको देखने को मिल रहा था। यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर इस रेक्टिफायर के अंदर 4 डायोड्स का इस्तेमाल होगा और वो चारों डायोड्स मिलकर के एक क्लोज्ड पाथ फॉर्म करेंगे जिसको कि बोला जाता है ब्रिज, और उसी से इस रेक्टिफायर का नाम बनता है ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। ये भी फुल वेव का कन्वर्जन करेगा, लेकिन ये फुल वेव सेंटर टाइप से कैसे बेटर है या क्या एडिशनल एडवांटेज होल्ड करता है, ये आज की क्लास में अभी थ्रू कोर्स में, ड्यू कोर्स में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज नाम कहां से पड़ा तो वो चीज आप समझ जाएंगे, ठीक है सर। तो ये 2 डायोड्स D1 D2 और ये 2 डायोड्स D3 एंड D4 ये मिल करके एक कंप्लीट क्लोज्ड लूप फॉर्म कर रहे हैं, इसी लूप को बोलते हैं ब्रिज, ओके। यहां पर लोड कनेक्टेड है, इसी लोड के अक्रॉस डीसी पल्सेटिंग डीसी का आउटपुट मिलेगा हमको। ये जो ट्रांसफार्मर है बेसिक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, कोई सेंटर टैपिंग की जरूरत नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा इससे ये सर्किट, ठीक है। एसी इनपुट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों ही हाफ साइकिल्स के लिए हमारा डायोड का जो सेट है वो कंडक्शन करेगा और कैसे कंडक्ट करेगा उसको अभी समझेंगे, एंड देन उसके बेसिस पे पल्सेटिंग डीसी आउटपुट मिलेगी। क्योंकि डीसी में अभी भी रिपल का फैक्टर अवेलेबल रहेगा जिसकी वजह से यहां पर फिल्टर की रिक्वायरमेंट अब भी होती है। चलिए ये डायग्राम में ड्रॉ करके आपको बताता हूं क्योंकि इसको 2-3 बार मुझे आपको समझाना है अलग अलग एस्पेक्ट के लिए। तो देखते हैं, चलो इसको यहीं पर ड्रॉ करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन देखेंगे, मतलब ट्रांसफॉर्मर जो है वो यहां पर बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब इसके बाद रेक्टिफायर का पोर्शन जो है वो डिजाइन कर लेते हैं। ब्रिज जो है वो कैसे फॉर्म होगा उसको देखते हैं। सर्किट को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं सो दैट कि आपको इसको समझना इजी हो जाए आपके लिए। तो इसको ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट कोशिश करते हैं कि जितना हो सके बेसिक फॉर्म में रखेंगे। यहां पर 4 डायोड्स का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बोला, ठीक है। 4 डायोड्स का कॉम्बिनेशन हम लोग यहां यूज कर रहे हैं। ये 2 डायोड्स और डायोड D1 एंड D2। नेमिंग ध्यान रखिएगा, लेट दिस बी डायोड D1 D2, क्योंकि जो भी एक पेयर में स्टार्ट होने वाले, पेयर में वर्क करने वाले, उनको अलग दिखाऊंगा मैं। एंड दीज आर डायोड्स D3 एंड D4। लोड को आप ऐसे भी शो कर सकते हो बाहर इस तरीके से। जब फिल्टर सर्किट शो करना होगा तो ये तरीका ज्यादा इजी है, लेकिन अभी फिलहाल मुझको आपको डायोड की वर्किंग समझानी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। और मैं इन 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करना है ना, चाहे कैसे भी कनेक्ट करो,
तो मैं लोड को ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अब प्योरली रेजिस्टिव लोड, सारे के सारे डायोड आइडियल डायोड की तरह वर्क कर रहे हैं। अच्छा, ट्रांसफार्मर तो बना नहीं, चलो ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। और इनपुट एसी सप्लाई, ये इनपुट एसी जो है वो किस तरीके की है, साइनसॉइडल नेचर की वेव जो है वो हम लोग इनपुट में दे रहे हैं, टाइम वेरिंग 0, पाई एंड 2 पाई, ठीक। आउटपुट में हमको क्या मिलने वाला है, इस रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट जो मिलेगा हमको वो पल्सेटिंग डीसी मिलेगा। कैसे मिलेगा इसी को समझना है, ये आउटपुट क्रिएट होके आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक डायग्राम हो गया एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन आ रहा है। इनिशियली जब 2 डायोड से काम बन रहा था, 4 डायोड क्यों लगा दिए सर? देखो एक्चुअल में प्रॉब्लम ये था कि जो ट्रांसफार्मर की सेंटर टैपिंग करनी पड़ रही थी ना फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर में, उससे तकलीफ थी। वो सेंटर टैपिंग करने की वजह से कुछ चीजें बदल गई, डायोड स्ट्रेस जो है वो बढ़ गया, एक एक डायोड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस पड़ने लग गया। दूसरा, जो ओवरऑल कॉस्ट था मेरे प्रोडक्शन का इस रेक्टिफायर के, वो इंक्रीज हो गया। और एप्लीकेशन वाइज भी डिफरेंट एप्लीकेशंस में इनका यूज जो है वो होता रहता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एडवांटेजेस भी थे सेंटर टैप्ड के और कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। उन डिसएडवांटेजेस को दूर करते हुए ब्रिज रेक्टिफायर उससे ज्यादा अच्छा साबित होगा कुछ मायने में, ठीक है। तो लिखेंगे ड्यू टू 4 diodes forming a closed loop or bridge, it is known as a full wave bridge rectifier, ठीक। थ्योरी जितना हो सके कम से कम में लिखने की कोशिश करेंगे, समझना मेन है। तो इस वजह से फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं क्या इसको? हाँ जी। अच्छा सर जरा ये बताइएगा, ये एक एक डायोड कौन सा डायोड कब कैसे काम कर रहा है वो तो हमको समझ नहीं आ रहा है इस डायग्राम से। चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, एसी की दोनों हाफ साइकिल्स का स्टडी करते हैं और देखते हैं कि दोनों में किस समय कौन सा डायोड वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे ओमेगा टी की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, ठीक, इस समय कौन से डायोड फंक्शनल होगा? चलो इसका डायग्राम ध्यान से देखिए। तो मतलब एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा होगा, एसी का ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये वाला 0 से पाई, ठीक। क्या कंडीशन होगा? हो सकता है ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो इधर भी जो मेरा ए साइड है वो पॉजिटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस बी पॉइंट, ठीक है। जिससे कि ये जो पॉइंट होगा इनका जंक्शन, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो जंक्शन पॉइंट है ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब किसका एनोड पॉजिटिव हो रहा है यहां से? इसके पॉजिटिव होने से दोनों में से कौन से वाले का एनोड पॉजिटिव हो रहा है? तो आप बोलोगे कि सर D1 का एनोड पॉजिटिव हो गया, ठीक है। D3 का हुआ क्या? D3 का तो कैथोड पे प्लस चला गया, मतलब D3 जो है वो रिवर्स बायस स्टेट पर चली गई, ठीक। तो अगर D3 रिवर्स बायस स्टेट पर है और डायोड मेरा आइडियल है तो ये कंप्लीटली ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा, कौन? D3। और D1 किस जोन में चला जाएगा? D1 जो है वो इसका एनोड पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैथोड, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट में चला जाएगा। तो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में हो गया, कौन सा डायोड? D1 डायोड, ठीक है। ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ठीक है। D4 का क्या सिचुएशन है? D4 पे आप देखो तो इसके एनोड पे नेगेटिव है, इसके कैथोड पे नेगेटिव है। अगर कैथोड नेगेटिव है तो इसका मतलब ये जो डायोड D2 है ये भी फॉरवर्ड बायस स्टेट पर है, लेकिन D4 जो है रिवर्स बायस में चला गया। तो अगर रिवर्स में है तो इसको भी ब्लॉकिंग मोड में भेज दीजिए, दिखाइए कि ये भी ब्लॉकिंग कंडीशन में। अब बोलिए सर्किट में करंट का फ्लो कैसे हो रहा है? करंट की डायरेक्शन समझ में आ रही है आपको? देखिए अब करंट का फ्लो यहां पे ऐसा हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, यहां से थ्रू द लोड ऐसे करंट जा रही है,
ये आपके समझने के लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में डायग्राम है। करंट फ्लो की डायरेक्शन आप लोगों को समझ में आ गई, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है प्रॉपर, ठीक है। तो आउटपुट कैसा मिल रहा है मुझको? सो फॉर दिस केस जो आउटपुट निकल के आएगा, पल्सेटिंग डीसी आउटपुट फर्स्ट हाफ साइकिल, कौन कौन सा डायोड वर्क किया? तो लिखेंगे हियर D1 एंड D2 आर फॉरवर्ड बायस्ड। तो हमको ये दिखाई देता है कि एक बार में एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड जो है, यानी कि दो डायोड जो आपस में एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में हो रहे हैं, उनकी वजह से पल्सेटिंग डीसी आउटपुट मिल रहा है। मतलब ये किसकी वजह से आया? D1 एंड D2 की वजह से आया, ठीक है, आर फॉरवर्ड बायस, ठीक है, एंड दे आर इन सीरीज। इस हाफ साइकिल के लिए ये लोग एक दूसरे के साथ सीरीज में कंडक्ट करवा रहे हैं, करंट सीरीज में एक्ट कर रहे हैं। ये सीरीज वर्ड बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा तो इसी सीरीज का कैलकुलेशन भी देखेंगे हम लोग, इसके सीरीज में होने की वजह से कैलकुलेशन में क्या अच्छा होता है, ठीक। सेकेंड हाफ साइकिल बताइए सर क्या हो रहा है? चलिए सेकेंड हाफ साइकिल देखते हैं। अब जब मैं पाई से 2 पाई वाली साइकिल को देखता हूं, ठीक है, तो लिख लेते हैं ओमेगा टी बिटवीन पाई टू 2 पाई। यहां पे क्या होगा? देखिए जब इस साइकिल की बात करेंगे, मतलब एसी की नेगेटिव हाफ साइकिल ना, इसी की बात हो रही है। ये पाई टू 2 पाई इस साइकिल की बात हो रही है। चलो ठीक है, इस कंडीशन पे क्या होगा सर? पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी होगी, ओके। ये जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव, दूसरा हिस्सा पॉजिटिव, यानी पॉइंट ए जो होगा अब वो नेगेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, ठीक है। इससे क्या असर पड़ेगा वहां पे? इससे पोलैरिटीज यहां जो क्रिएट होंगी वो कैसी होंगी? यहां पर नेगेटिव पोलैरिटी हो जाएगी और यहां पर पॉजिटिव पोलैरिटी हो जाएगी। अब समझते हैं किसका कैथोड नेगेटिव हो रहा होगा। देखिए जिसका कैथोड नेगेटिव हो जा रहा होगा, मतलब कैथोड पे जो नेगेटिव सप्लाई मिल रही होगी तो वो फॉरवर्ड बायस में जाएगा, ठीक है। तो कैथोड ऑफ D3 इसको मिल रहा है नेगेटिव सप्लाई, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। जबकि D1 का क्या सीन है? D1 के एनोड को मिल रहा है नेगेटिव सप्लाई, तो ये तो रिवर्स बायस में चला जाएगा। सेम थिंग ऐसे ही इधर देखोगे तो किसके एनोड को नेगेटिव सप्लाई मिल रही है, या उल्टा बोलूं तो किसके एनोड को किसके कैथोड को पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है? D2 में ही मिल रही है। चलो ठीक है, ये भी सर रिवर्स बायस हो गया, डन। तो इस बार कौन कंडक्ट कर रहा है? इस बार डायोड D3 और D4 सीरीज में आ गए और सीरीज में कंडक्ट कर रहे हैं ये लोग। सीरीज कैसे सर? चलिए करंट फ्लो की डायरेक्शन को समझ लीजिए, उससे सीरीज दिख जाएगा। इस बार सप्लाई यहां से जा रही है, ये डायरेक्शन में डायोड D4 कंडक्ट किया तो फॉरवर्ड बायस, यहां से लोड को इसने फेच किया और यहां से D3 के थ्रू होते हुए डायरेक्शन बस समझते जाना है, फिर सारा चीज क्लियर हो जाएगा आपको। यहां से सप्लाई कंप्लीट हो रही, तो लूप समझ में आया इसका ना कि लूप कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा इन दिस ड्यूरेशन D3 and D4 are forward biased and they are operating in series। तो पल्सेटिंग डीसी का आउटपुट जो है ना, मतलब मेरे लोड के अक्रॉस लगातार आउटपुट मिल रहा है और डायरेक्शन ऑफ आउटपुट जो है वो लगभग सेम है। कैसे सेम है सर? क्या आउटपुट में आपने ये क्यों नहीं बनाया सर? साइनोसॉइडल क्यों नहीं बना दिया आउटपुट? साइनोसॉइडल हो रहा है क्या? इस बार तो यहां से जा रही है, पिछली बार उल्टा तो नहीं जा रही थी इसके थ्रू करंट। चलो मैं आपको डायरेक्शन भी दिखा देता हूं। देखिए पिछली बार डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसा था। लेट दिस पॉइंट बी x एंड दिस पॉइंट बी y। जरा x और y के बीच में डायरेक्शन ऑफ फ्लो देखिए बदला है क्या? x और y लोड के आसपास का रीजन है, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है वो x से y की तरफ है पिछले केस में। इस केस में क्या हो रहा है? अभी भी अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स को देखूं, लेट दिस बी x एंड दिस इज y, तो अभी भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसा है? सप्लाई कैसा है? x से y ही जा रहा है ना। इसीलिए ग्राफ डीसी पल्सेशन ऐसे नहीं बनेगा, इसका ये रॉन्ग है। तो कैसा बनेगा सर? ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगा।
ऐसा बनेगा, समझ जाएंगे? ठीक है, ये ग्राफ जो है वो क्रिएट होगी। तो हमको ये समझ में आता है कि ये वाली ग्राफ D3 और D4 की वजह से क्रिएट हो रही है, और ये वाला हिस्सा जो है वो D1 और D2 की वजह से क्रिएट हो रहा है, लेकिन दोनों रहेंगे पॉजिटिव हाफ साइड पे ही, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन पर ही रहेंगे। डायरेक्शन ऑफ सप्लाई क्लियरली आपको विजिबल है यहाँ से। ठीक है भाई, ओके, इससे समझ में आ गया कि क्यों हमको पल्सेटिंग डीसी आउटपुट मिल रहा है और एट अ टाइम दो डायोड सीरीज में कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की कि सर इसमें क्या ऐसा खास है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आया जिससे कि ये फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर के कंपैरिजन में किन मायनों में बेटर हुआ। कुछ चीजों में तो सेम होगा, किस में बेटर है, चलो स्टडी करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। सो लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं इसको। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे भाई, मैं आपको 7 से 10 पॉइंट के आसपास स्टडी करवाऊंगा इसमें। तो चलिए देखते हैं भाई क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी लिस्ट है, इतना लिस्ट तो कवर करना है, इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ बताएं तो अच्छी बात है। रिपल फैक्टर कैसा होगा, फॉर्म फैक्टर कैसा होगा, एफिशिएंसी कैसी होगी, पीक इनवर्स वोल्टेज का क्या सीन है, TUF ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कैसा होता है इसका, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, एंड फिल्टर अगर यूज कर रहे हैं तो कौन सा फिल्टर, और फिल्टर की वर्किंग के बाद रिपल में, रिपल फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आएगा, वो सब भी स्टडी करेंगे। साथ में इसका एवरेज डीसी, पावर डीसी, AC रेटिंग इसकी कैसी होगी, RMS वैल्यू ऑफ दिस आउटपुट वोल्टेज, ये सब कुछ भी हमको स्टडी करना है। ठीक है, ये पूरा चीज स्टडी करेंगे। तो अब ठीक है, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, और लास्ट में फिल्टर सर्किट जो है वो भी ड्रॉ करेंगे। इसका फिल्टर सर्किट भी प्रॉपर पढ़ना है हमको। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, बहुत सारी चीजें ना जो हमारा सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर था उससे एकदम सेम निकल के आएगी यहाँ पे, है ना, VRMS वगैरह। तो एवरेज वैल्यू, एवरेज या बोल लो आप DC आउटपुट वोल्टेज, DC आउटपुट वोल्टेज ये कितना है, DC आउटपुट वोल्टेज या एवरेज। एवरेज कैसे बताते हैं हम लोग बोलते हैं V एवरेज या फिर VDC इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई VM sin ओमेगा t d ओमेगा t, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग एवरेज। ठीक है, इसी फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है सर, d थीटा के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। सिंस वी ऑलरेडी नो, अब देखो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने बार बार डिराइव किया हुआ है ना, तो ये ऑलरेडी क्लियर है, इसको फटाफट से लिखेंगे कि अगर 0 से 2 पाई की लिमिट में साइन थीटा का हम लोग अगर इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो इससे आंसर आता है 4। ये पहले से जानते हैं हम लोग, ये किया हुआ है इतनी बार इंटीग्रेशन, पिछले दोनों केसेस में भी देखे थे हम लोग इस चीज को। तो इस चीज को मैं डायरेक्टली यहां पुट कर सकता हूं। तो देयरफॉर आई कैन से, देयरफॉर VDC इज इक्वल टू 1/2 पाई, इस पूरे का आंसर क्या निकल के आया, इस पूरे का आंसर निकल के आया VM इंटू 4, दैट इज 4VM अपॉन 2 पाई विच इज इक्वल टू VM बाई 2VM बाय पाई। क्या एक्सप्रेशन, VDC का एक्सप्रेशन निकल के आया कितना, 2VM अपॉन पाई। सो आई कैन से कि भाई DC वोल्टेज आउटपुट कितना होगा इसका, 2VM अपॉन पाई का होगा। ठीक है, IDC क्या होगा सर, IDC भी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ IM अपॉन पाई। अच्छा, और IM क्या होता है, IM जो होता है वो होता है सर मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, प्योरली रेजिस्टिव लोड है इसलिए। सो देयरफॉर आई विल से कि IDC ये भी तो लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स ऑफ VM बाई पाई इंटू R। ठीक है, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से उस वैल्यू का यूज करिएगा। ठीक है, डन। तो DC पोटेंशियल हमको यहां से मिल गया इतना। नेक्स्ट उसके बाद RMS आउटपुट बताइए सर, कैसे बताएंगे। सेकेंड पॉइंट पे RMS वोल्टेज आउटपुट। अब इस बार ट्रांसफॉर्मर सेंटर टैप नहीं है, ठीक है, तो ज्यादा तकलीफ की बात नहीं है, चीजें सिंपल ही रहेंगी। RMS वोल्टेज आउटपुट क्या फॉर्मूला होता है, वी ऑलरेडी नो कि VRMS का एक्सप्रेशन बनता है, अब रूट मीन स्क्वायर इसलिए रूट भी लगता है यहाँ पे, 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 पाई, कंप्लीट साइकिल पूरी की पूरी
और यहाँ हो जाता है Vm साइन थीटा होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा का अगर इंटीग्रेशन होता है 0 से 2 पाई तक विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो उसकी वैल्यू हमको पता है ऑलरेडी। फिर से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इज व्हाट, पाई है होता है कि पाई बाई 2 होता है? सोच के जल्दी से आंसर करिए। इसका सर, इसका एक्सप्रेशन जो होता है वो तो पाई होता है, ठीक है, और 0 से पाई का अगर होगा तो पाई बाई 2, तो ये एक्सप्रेशन है पाई। इसको मैं पुट कर देता हूं, देयरफॉर वी आर एम एस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1/2 पाई इंटू वी एम का स्क्वायर इंटू पाई। यही एक्सप्रेशन बचेगा, देख लीजिए। वी एम स्क्वायर था इसलिए ये बाहर है, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको? वी आर एम एस इज इक्वल टू, पाई तो कैंसिल आउट हो गया, वी एम स्क्वायर था इसलिए बचा वी एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। तो इस बार कोई सेंटर टैपिंग का कोई सीन है नहीं, डायरेक्टली आपको वी आर एम एस की वैल्यू वी एम बाई रूट 2 मिलेगी। आई आर एम एस भी यही लिखिएगा, आई आर एम एस टोटल, ये भी हो जाएगा आई एम बाई रूट 2। ये भी कितना हो जाएगा? आई एम बाई रूट 2। अच्छा, वी एम वाले फॉर्म में बताइए कैसे लिखेंगे? फिर से बोलिएगा। सिंस आई एम इज ऑलरेडी वी एम बाई आर, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो आई आर एम एस टोटल इन द सेकेंडरी साइड विल बी गिवन एज वी एम बाई रूट 2 टाइम्स आर। ऐसा भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि एक्सप्रेशन में हमको किस एक्सप्रेशन की जरूरत होगी उसके हिसाब से ये लिखेंगे। ठीक है, डन। ठीक है भाई, ये आई आर एम एस किसका है? टोटल बोलने का मतलब सर कहां पे है? ये लोड पे भी मिलेगा आपको। ठीक है, आई आर एम एस लोड, ओके, ऐसा भी बोल सकते हो आप। चलो ठीक है, और क्या जानना चाहिए सर? फॉर्म फैक्टर बताइए। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे देखते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर किसको बोलते हैं? द रेशियो ऑफ आर एम एस टू एवरेज, है ना? तो लिखेंगे फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। अब वी एवरेज या वी डी सी निकाले हुए हम लोग ऑलरेडी, वी आर एम एस अभी जस्ट फाइंड कर लिए। तो वी एवरेज क्या है? 2 वी एम अपॉन पाई है, और आर एम एस क्या है? वी एम बाई रूट 2। ठीक है, तो 2 वी एम अपॉन पाई, तो पाई अपॉन 2 वी एम यहां आ गया, तो ये बचा मेरे पास पाई अपॉन 2 रूट 2। इसकी वैल्यू 1.110 याद है मुझे, इसलिए फटाफट लिख देता हूं मैं। तो फॉर्म फैक्टर ऑफ FWBR फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज 1.110। ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, ठीक है, 1.110 फॉर्म फैक्टर की वैल्यू मिल गई हमको यहां से। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और क्या पता होना चाहिए सर? फोर्थ पॉइंट। ठीक है, ये सब की थ्योरी आप लोग जानते हैं इसलिए मैं डायरेक्टली लिखवा रहा हूं आपको। ठीक सर, डायोड करंट बताइए पर डायोड। डायोड करंट पर डायोड पर हाफ साइकिल, ध्यान दीजिएगा, एक सेट ऑफ डायोड सिर्फ आधे साइकिल के लिए ही काम कर रहा है। 2 डायोड सीरीज में एक साथ काम जरूर करते हैं, लेकिन वो सिर्फ हाफ साइकिल तक ही एक्टिव रहते हैं, चाहे वो 0 से पाई हो या पाई से 2 पाई का रीजन हो। ठीक है, तो मुझको ये देखना है कि एक डायोड से कितनी करंट जा रही है, ये भी तो फाइंड आउट करना है ना। ठीक है, तो हर डायोड सिर्फ हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट कर रहा है, और हर हाफ साइकिल में 2 डायोड सीरीज में एक साथ कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं एवरेज करंट निकालूं, एवरेज करंट IDC, इसका एक्सप्रेशन कैसे बनाऊंगा यहां पे एक डायोड के लिए? ठीक है, तो IDC एवरेज अगर मैं फाइंड करूं तो ID एवरेज कैन बी गिवन एज IDC डिवाइडेड बाई 2। जो भी आपका IDC निकल के आया था उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि आधी साइकिल के लिए पर डायोड कितनी करंट बन रही है आधी साइकिल पे, या कितनी करंट उसके थ्रू फ्लो हो रही है। ठीक है, तो IDC कैसे लिखोगे आप? IDC का एक्सप्रेशन आपके पास है ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, ये जगह पे IDC इज 2 VM अपॉन पाई इंटू आर। इसका हाफ कर दीजिए तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 2 VM बाई पाई इंटू आर,
और इस पूरे का आप हाफ कर दीजिए, 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास एक्सप्रेशन बचेगा Vm डिवाइडेड बाई पाई आर। ये किसका करंट आया? ये करंट फ्लोइंग थ्रू वन सिंगल डायोड फॉर हाफ साइकिल ऑफ सप्लाई। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत काम का है ये, ठीक है। और आरएमएस करंट पर डायोड क्या होगा? आरएमएस करंट पर डायोड, क्योंकि अब जो भी कैलकुलेशन करोगे आप वो एक डायोड के टर्म पे भी करोगे ना, तो एक डायोड का आरएमएस करंट कैसे बताएंगे हम लोग एक कंडक्टिंग हाफ साइकिल के लिए? तो इसको मैं लिखूंगा आईडी आरएमएस स्मॉल डी, क्योंकि एक डायोड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। इट विल बिकम IM अपॉन 2, डायरेक्टली इसको लिखिएगा IM अपॉन 2, जो भी IM था दैट डिवाइडेड बाई 2। तो IM क्या हुआ? IM का मतलब हो गया सर VM बाई आर इंटू 2, तो VM बाई 2R कर लीजिए इसको। तो ये क्या निकल के आया? आरएमएस करंट ऑफ वन डायोड, दिस इज द आरएमएस करंट थ्रू वन डायोड पर हाफ साइकिल। एक हाफ साइकिल पर इतनी आरएमएस करंट एक डायोड पे होगी, ठीक, डन। तो इसीलिए टोटल आरएमएस निकालना और ये फाइंड करना दोनों दो अलग अलग चीजें, ये दोनों को करना जरूरी है। चलिए अब एफिशिएंसी पे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहां तक तो बेसिक चीजें फाइंड आउट कर लिए, कितने पॉइंट्स हो गए यहां तक? 3-4 पॉइंट्स हो गए ना। चलो 5th पॉइंट पे आते हैं अब। पॉइंट नंबर 5, एफिशिएंसी। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कैसी होती है, कितनी होती है? तो हम सबको पता है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो होता है, इट इज गिवन एज PDC अपॉन PAC, AC पावर इनपुट विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी DC पावर आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू AC पावर इनपुट, इसी फॉर्म में। PDC की वैल्यू क्या है? DC पावर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? अच्छा, DC पावर निकालेंगे कैसे? चलो एक और फिर से दूसरा कंडीशन से निकाल के बताता हूं। V²/R का फॉर्मूला भी है ना आपके पास, इस बार ये यूज करते हैं। एक बार VI यूज करवा लिया, एक बार I²R यूज करवा लिया, अब इस बार V²/R से निकालेंगे। AC का भी ऐसे निकालेंगे, उससे भी देखिएगा सेम आंसर आएगा। तीनों में 3 अलग अलग कंडीशन यूज कर रहा हूं, लेकिन आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए VDC का एक्सप्रेशन क्या था? 2Vm/π था क्या? VDC का एक्सप्रेशन यहां पे 2Vm/π, ठीक। इंटू 1/R, यही होगा एक्सप्रेशन, ठीक। तो ये हो जाएगा 4Vm² डिवाइडेड बाई π² इंटू R, ठीक है। तो PDC मिल गया हमको 4Vm² डिवाइडेड बाई π² R। चलिए इसको नोट करके छोड़ देते हैं यहां पर, थोड़ी देर के बाद इसको यूज करेंगे। अभी फिलहाल PAC फाइंड करते हैं कि AC पावर इनपुट जो है वो कितना आया। नाउ AC पावर इनपुट, इसको भी वैसे ही फाइंड करते हैं, VRMS का स्क्वायर अपॉन R। रेजिस्टिव लोड ही तो है ना, आइडियल कंडीशन है, रेजिस्टिव लोड ही है, ये भी आ जाएगा, देखिएगा ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। अब VRMS कितना होता है? Vm/√2 होता है सर, तो मतलब Vm²/2 हो जाएगा इंटू R, ठीक है। तो PAC तो ऐसे ही पता चल गया इस बार, Vm² डिवाइडेड बाई 2R। इजी हो गया इस बार तो, क्लियर है एक ही लाइन में? हाँ बिल्कुल आप बना सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके बाद एफिशिएंसी डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। सो नाउ एफिशिएंसी इज DC पावर आउटपुट यानी 4Vm² अपॉन π² R और यहां से डिवाइडेड बाई AC पावर इनपुट, so this will become 2R अपॉन Vm का स्क्वायर। देखिए Vm² कैंसिल आउट हो गया, R कैंसिल आउट हो गया, 4 इंटू 2 कितना बचा? 8, तो ये बन गया 8 डिवाइडेड बाई, कुछ बचा तो नहीं यहां से, π² बचा। फिर से 8 अपॉन π² आ गया, जिससे कि वैल्यू कितनी आती है? 81.06 की वैल्यू मिलती है हमको परसेंटेज में अगर मैं निकालूं तो। हाँ वही है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली बिल्कुल आप ये ऐसे ही सॉल्व करिए। इट्स एक्सप्रेशन विल बिकम 0.8106
नियरली सो वी कैन से परसेंटेज एफिशिएंसी अगर बताना होगा तो हम लोग बोलेंगे एफिशिएंसी या परसेंटेज एफिशिएंसी इज 81.06%। मतलब ब्रिज रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 81.06% की है कन्वर्जन की। ठीक है, बहुत अच्छा। पीक इनवर्स वोल्टेज, अगला काम का चीज, पॉइंट नंबर 6, PIV, जिसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। इसका सर पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है? पीक इनवर्स वोल्टेज आपको बताता है कि डायोड के ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है, कितना मैक्सिमम स्ट्रेस लेना पड़ेगा एक डायोड को। ठीक है, देखिए रिवर्स बायस कंडीशन पे जब भी हमारा ब्रिज रेक्टिफायर रिवर्स बायस कंडीशन को झेलता है, उस समय दो डायोड्स एक दूसरे के साथ सीरीज में कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो उस समय रिमेनिंग जो दो डायोड्स हैं वो क्या लेवल का स्ट्रेस झेल सकते हैं बिना डैमेज हुए, दैट इज योर PIV, वही उसका पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। जो बाकी के दो डायोड्स नॉन कंडक्टिंग, जो हमारे जो दो डायोड थे, जैसे मान लो जब D1 D2 कंडक्ट कर रहा है उस समय D3 D4 क्या है, ऑफ है, नॉन कंडक्टिंग जोन पे। तो नॉन कंडक्टिंग डायोड जो है वो कितना मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज का स्ट्रेस ले सकते हैं, दैट इज आवर PIV, उसी को PIV बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एक तरीके से ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी का पीक भी होता है। पहले थ्योरी बता देता हूं, इट इज द मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज that can be handled by two non-conducting diodes of full wave bridge rectifier when the other two diodes are कंडक्टिंग। ठीक है, एक सेंटेंस में समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो लिखेंगे इट इज ऑल्सो गिवन एज मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी। पिछली बार सेंटर टैप था, इस बार सेंटर टैपिंग का कोई सीन नहीं है ना, 2 टाइम्स हो रहा था पिछली बार, इस बार सेंटर टैपिंग है ही नहीं। तो ओनली ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कितनी जाएगी, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी VM तक जाएगी, और क्या, मैक्सिमम वोल्टेज VM होगा। सेंटर टैप्ड होता तो ऊपर भी VM और नीचे भी VM मिला के VM माइनस ऑफ माइनस VM दैट वाज इक्वल टू +2 VM। यहां ऐसा कोई सीन नहीं है, सेंटर टैपिंग है ही नहीं, तो यहां मैक्सिमम ट्रांसफार्मर का आउटपुट स्ट्रेस कितना हो सकता है, VM ही हो सकता है। सो देयरफॉर वी कैन से पीक इनवर्स वोल्टेज इज VM ओनली, यहां 2 VM नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ा सर? आप बोल रहे हो कि ठीक है 2 VM नहीं होके VM हो रहा है, फुल वेव सेंटर टाइप रेक्टिफायर में 2 VM होता था, क्या डिफरेंस हुआ? इससे क्या समझे हम लोग? इससे ये समझिए कि अब आपके हर एक डायोड के ऊपर का स्ट्रेस आधा है एज कंपेयर टू फुल वेव सेंटर टाइप रेक्टिफायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर मैं डायोड सिलेक्शन करूंगा और मैं सेफ्टी रीजन के हिसाब से देखूं तो मेरा PIV जो होगा दैट विल बी VM प्लस VD या VM प्लस 2VD। इस हिसाब से मैं सेफ्टी कंडीशन देखूंगा उसकी, उससे थोड़े ऊपर की वैल्यू का PIV वाला डायोड यूज करूंगा। तो मतलब जो डायोड स्ट्रेस लेवल है वो कम है, तो मुझे लोअर रेटिंग के डायोड से भी मेरा काम बन जाएगा। मुझे उतना ज्यादा हायर स्ट्रेस रेटिंग वाला डायोड नहीं चाहिए होगा इस केस में, जिससे कि अगेन फिर से किस चीज में बचत होगी? कॉस्ट में बचत होगी। ठीक है, PIV की वैल्यू VM। ये कैसा है? ये एक डायोड का स्ट्रेस है, ध्यान दीजिएगा, साइड में लिख दीजिएगा पर डायोड, एक डायोड के एस्पेक्ट से मैंने आपको बताया। तो PIV की वैल्यू यहां पे कम है, तो दिस इज गुड। किसके लिए? फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। ओके, 7th पॉइंट, PIV तो समझ में आ गया सर, और क्या क्या पता होना चाहिए? हाँ, रियल डायोड का इफेक्ट भी देख लेते हैं ना, इफेक्ट ऑफ रियल डायोड। देखिए रियल या प्रैक्टिकल डायोड का जब कंडीशन देखेंगे ना, इस बार ना 2 डायोड सीरीज में काम कर रहे हैं। तो जब भी मैं, अभी तक तो आइडियल कंडीशन पे सब चीजें शो कर रहा था, जब भी प्रैक्टिकल शो करूंगा तो VM प्लस VD नहीं लिखूंगा, VM प्लस 2VD लिखूंगा, क्योंकि 2 डायोड्स का ड्रॉप
सीरीज में इस बार ऐड होगा, ठीक है। तो मैं इस बार लिखूंगा वी डी सी इज इक्वल टू, देखो नॉर्मली हमारा फॉर्मूला आया था 2Vm अपॉन पाई, ये किसके लिए आया था, व्हेन आइडियल डायोड, जब हम आइडियल डायोड को कंसीडर कर रहे थे। और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Vm माइनस 2Vd, 2 टाइम्स ऑफ Vm माइनस 2Vd डिवाइडेड बाय पाई फॉर प्रैक्टिकल डायोड, फॉर प्रैक्टिकल कंडीशन। तो इस बार ये एक्सप्रेशन लिखिएगा आप इसमें, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ Vm माइनस 2Vd, ठीक है, जिससे कि वो 4 हो जाएगा। अब ये 2 क्यों लिखा, 2 का रीजन ये है कि सीरीज में इस बार 2 डायोड्स है, तो दोनों का वोल्टेज ड्रॉप लेना पड़ेगा आपको। एक डायोड का Vd होगा, दूसरे का भी Vd वोल्टेज ड्रॉप होगा। देखिए यहाँ डायग्राम में, एट अ टाइम किसी भी एक हाफ साइकिल के समय 2 डायोड्स एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो इसका अगर ड्रॉप Vd ड्रॉप हो रहा है तो इसमें भी तो Vd ड्रॉप हो रहा होगा, और ये आपस में सीरीज में, तो दोनों का ड्रॉप भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल ड्रॉप लेना पड़ेगा आपको। ओके, ये कुछ नया चीज हो गया इसमें, ठीक है। समझ गए इसका रीजन क्यों मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ Vd लिखा। चलो डन। तो इफेक्ट ऑफ रियल डायोड ये आप समझ जाएंगे इसमें। अब बात करते हैं TUF की। इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। कौन से नंबर पे थे, 7 नंबर पे थे क्या हम लोग, हाँ चलो 8th नंबर लिखते हैं। पॉइंट नंबर 8 TUF, दैट इज ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। अच्छा रिपल तो किया ही नहीं ना अभी तक, चलो रिपल भी करवा दूंगा इसके बाद। नॉर्मली हम लोग रिपल को पहले लिख लेते थे, चलो ठीक है अभी इसको लिख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, ये बताता है कि ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी का जो VA रेटिंग था उसमें से कितना % हम लोग यूटिलाइज कर पाए एज अ DC पल्सेटिंग DC आउटपुट, उसी को बताता है। सो वी ऑलवेज राइट TUF एज, हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी रेटिंग के रिस्पेक्ट में बताते हैं, तो ऊपर क्या बताएंगे, DC पावर रेटिंग हम लोग पहले बताएंगे, ठीक है। मतलब DC पावर डिलीवर्ड टू लोड डिवाइडेड बाय VA रेटिंग of the transformer secondary, ठीक है, VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी, ठीक है। PDC की वैल्यू है मेरे पास ऑलरेडी, DC पावर डिलीवर्ड टू द लोड ये ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं हम लोग। क्या फाइंड किए, 4 टाइम्स ऑफ Vm स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू R, ये पहले से, खाली बस VA रेटिंग फाइंड करना है मुझको। नाउ VA रेटिंग मतलब एपरेंट पावर फाइंड करना है, ठीक है। एपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या होगा, VRMS इंटू IRMS, ठीक है। तो S इन VA इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। अब यहां पे सोचिएगा IRMS में Im/2 पुट करेंगे क्या, जो अभी निकाले थे, ध्यान रखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा। डायोड के थ्रू जाने वाली करंट है, सिंगल डायोड के थ्रू। हमारे केस में हमको यहाँ पे क्या बताना है, VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी। ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी को उससे मतलब नहीं है कि आपका सिंगल डायोड काम कर रहा है कि 2 डायोड काम कर रहे हैं, वो सेकेंडरी आउटपुट जो प्रॉपर दे रहा है आपको वो लिखना है। तो यहाँ पे IRMS में Im/√2 ही लिखिएगा, ठीक है, Im/2 मत लिखिएगा उसको। तो एपरेंट पावर VA इज गिवन एज VRMS यानी कि Vm/√2 इंटू IRMS Im/√2, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए अभी के लिए। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हो जाएगा Vm Im डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो VA रेटिंग भी मिल गया हमको, कितना मिल गया, Vm Im अपॉन 2, ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी का VA रेटिंग भी आ गया। अब चलिए TUF बताते हैं कितना होगा। सो नाउ ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इज गिवन एज DC पावर डिलीवर्ड यानी कि 4 Vm स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर R मल्टीप्लाइड विथ
2 बाई वी एम इंटू आई एम। अच्छा, आई एम जैसा कुछ चीज़ है नहीं, मतलब आई एम को भी मुझे फिर से वी एम के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यही कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा वी एम इंटू वी एम बाई आर एंड वी एम बाई 2, तो ये हो जाएगा वी एम स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, तो मैं एपरेंट पावर रेटिंग को वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r भी लिख सकता हूँ, तो उसी फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2r अपॉन वी एम का स्क्वायर। अभी ठीक है ना, कैंसिल आउट आसानी से हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो गया, 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। देखो 8 बाई पाई स्क्वायर फिर से आ गया, 8 बाई पाई स्क्वायर फिर से आ गया ना, एफिशिएंसी के समय जो आया था। तो ट्यू एफ की वैल्यू फिर से उतनी हो जाएगी दोबारा से, 0.8106, नियरली यही वैल्यू मिलेगी आपको फिर से, 0.8106। ठीक है, या 0.812 के आसपास, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो आप लिखोगे टी यू एफ इज नियरली 812 और 81.2% या 81.06%, ऐसा कुछ। किसके लिए? फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। ये सब डेरिवेशन काम के हैं यूनिवर्सिटी के लिए, और एजे एग्जामिनेशन के लिए ये सब एंड रिजल्ट काम के हैं। इसका समरी बनाया हुआ है मैंने, लास्ट में आपको शो करूंगा। ठीक है, तो 81.2% का हाफ वेव का कितना होता था याद है आपको? ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन 28% खाली होता था, 28.6% हाफ वेव में, यानी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी रेटिंग का मात्र 28% ही डीसी में कन्वर्ट हो पा रहा है। फुल वेव सेंटर टैप में कितना होता था? फुल वेव सेंटर टैप में कल डिराइव किए थे हम लोग, वहां आपने देखा कि 57.6% के आसपास ही खाली यूटिलाइज हो रहा था, वो था टीयूएफ। मतलब सेकेंडरी रेटिंग का, सेकेंडरी वीए रेटिंग का मात्र 57% ही कन्वर्ट हो पा रहा है एज अ डीसी आउटपुट। यहां कितना हो रहा है देखिए, यहाँ पे 81.2% का कन्वर्जन रेट है यहाँ पे। तो जो सेकेंडरी से वीए रेटिंग मिल रही है उसमें से 81% ऑफ दैट वेव हैज बीन कन्वर्टेड इनटू डीसी आउटपुट। तो ज्यादा एफिशिएंट रहा ना, यहाँ ट्रांसफार्मर को ज्यादा अच्छा यूज कर पा रहे हैं हम लोग। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। यही सब छोटे छोटे कंक्लूजन निकल के आएंगे इससे। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 9, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर गामा। 2 दिन में अगर आप लोग मेरे साथ डेरिवेशन कर रहे होंगे पूरे के पूरे ना, तो नोट भी अगर सिर्फ करते जा रहे होंगे सारी चीजें, तो आपको ये पूरा प्रोसेस याद हो जाएगा, पूरा चीज समझ में आ जाएगा। रिपल फैक्टर क्या बताता है? रिपल फैक्टर ये बताता है कि जो पल्सेटिंग डीसी आउटपुट मिली उसमें एसी कंपोनेंट का प्रेजेंस कितना है, कितना एसी कंपोनेंट अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है सर इसका? गामा से शो करते हैं, एंड इट इज गिवन एज वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन वी डी सी का स्क्वायर -1। यही एक्सप्रेशन बनता है सर। वी आर एम एस और वी डी सी दोनों तो जानते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं ना सीधे। वी आर एम एस है हमारे पास वी एम बाई √2, तो वी एम स्क्वायर बाई 2 कर लेते हैं इसको, रूट हटा के स्क्वायर की वजह से। और वी डी सी क्या निकल के आया था? 2 वी एम अपॉन पाई। ठीक है, एन -1 डायरेक्टली स्क्वायर करके लिख दिया मैंने। जो जो कैंसिल आउट होता है कर दीजिए। यहां बचेगा 4 2 ज़ा 8, यहां बचेगा पाई स्क्वायर, सो दिस विल बिकम √, पाई स्क्वायर अपॉन 8 -1। कुछ ऐसा ही आया था कल फुल वेव सेंटर टैप के कंडीशन में भी। हाँ जी सर, ऐसा ही आया था। ठीक है, तो इस कंडीशन में पाई स्क्वायर अपॉन 8 और -1 ये आया। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन वी डी सी का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। RMS वैल्यू ऑफ रिपल फॉर एसी कंपोनेंट। ठीक है, तो Vm बाई √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इसमें, Vm बाई √2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 बच गया यहां से। ठीक है, 2 Vm अपॉन पाई इसका स्क्वायर। अच्छा, -1 भी है ना साथ में, ठीक तो है। तो 2 Vm अपॉन पाई का स्क्वायर, पाई अपॉन 2 Vm हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो हाँ ठीक तो है, ठीक तो है, सही है। फालतू में इसको चेक कर रहा हूँ मैं, सो इट इज़ गुड ना। ठीक है, सॉल्व करें कैलसी से। एक बार मैं वैल्यू देख लेता हूँ।
वैसे ये वैल्यू एकदम सही आई है, बट मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कैलसी से सॉल्व करके, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, है ना, नहीं तो आप लोग को डाउट रह जाएगा इसमें कि सर इसमें कैसे सही क्या था। यही सही है, पूरा चीज़ सही सॉल्व हुआ है, बस इसकी मैं वैल्यू निकाल के बता रहा हूँ आपको। सो दिस इज अंडर रूट पाई स्क्वायर अपॉन 8 एन माइनस 1, 0.110 एकदम सही वैल्यू आ रही है। गामा की वैल्यू कितनी आ रही है? द वैल्यू ऑफ गामा इज 0.110। गामा मतलब रिपल फैक्टर की वैल्यू बता रहा हूँ, किसके लिए? फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। पाई स्क्वायर अपॉन 8 एक मिनट रुकिए, इसको सुधार लीजिएगा। 1 जो है वो रूट के बाहर चला गया था गलती से कैल्सी में पुट करने के समय। देखिए यही सब छोटी छोटी चीजें ना ध्यान में रखना है हमको। अभी ठीक है, 0.483, वही मैं बोलूं वैल्यू अलग क्यों दिख रहा है। 0.11 जो है वो रॉन्ग आंसर है, 0.483 इज द करेक्ट आंसर। अभी ठीक है। हाँ, रिपल जो है 48.3% रिपल का प्रेजेंस है यहाँ पे। दिस इज द राइट आंसर। हाँ, अभी एकदम परफेक्ट आ रहा है ना। -1 केवल रूट से बाहर हो जाने की वजह से सोचो पूरा आंसर गलत हो जाता अभी हम लोग का। ठीक है, तो 48.3% का रिपल, हाँ जी बिल्कुल सही, 0.482483 के आसपास का वैल्यू आता है। ठीक है सर, और एक पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको, फिल्टरिंग कैपेसिटर यहाँ पे पूरा यूज करके उसका भी रिपल निकालेंगे। तो 10 पॉइंट हो गए क्या? 9 हुए ना। चलो 10th पॉइंट। 10th पॉइंट में हम लोग यूज करते हैं फिल्टरिंग कैपेसिटर। फिल्टरिंग कैपेसिटर के साथ सर सर्किट बना के बताइए कैसा क्या बन रहा है इसमें। देखिए इस सर्किट को अब मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं ताकि कैपेसिटर के साथ जो कनेक्शन बने वो आपको आसानी से समझ में आए। अब जैसा बुक्स में बना होता है उस तरीके का मैं आपको दिखाता हूं नॉर्मली। देखिए यहां पे हम लोग लोड को शो कर रहे हैं, अगला टर्मिनल इस जगह से जा रहा है ये वही चीज, बस शो करने में आपको ये दिखेगा कि लोड के पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्टेड है। वो विजुअलाइज करना आपके लिए इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। दिस इज आवर आर लोड, रेजिस्टिव लोड, ठीक है। और हमको पता है कि स्मूथिंग कैपेसिटर को हमको पैरेलल में कनेक्ट करना है विद द लोड, लोड के पैरेलल में कनेक्शन देना है। ठीक है, दिस इज इट। यही होता है फिल्टर सर्किट इसका। हाँ, अब सर्किट पूरा हो गया। सो दिस इज इट्स फिल्टर सर्किट। इस तरीके से ये वर्क करता है। तो इन बोथ द कंडीशंस, अब ये कैसे काम करेगा वो मैं बता देता हूं। वेव समझिएगा, इसके सेम वर्किंग ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जैसा हाफ वेव के समय बताया था मैं, बिल्कुल वैसे ही है। बस यही है कि यहां पे वेव कंप्लीट है पूरी। देखिए अनफिल्टर्ड डीसी जो हमको मिला था वो कुछ ऐसा था। ओके डन। और फिल्टर्ड डीसी कैसा होता है? देखिए कैपेसिटर की वर्किंग कैसी रहेगी। यहां पे हमारा कैपेसिटर जो होगा इनिशियली इस जोन से चार्ज होना शुरू होगा। किस जोन से सर? देखिए यहां से कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। कितना तक चार्ज होगा सर? अप टू Vm चार्ज होगा, पीक तक चार्ज होगा कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये डायोड टर्न ऑफ की कंडीशन में जा रही होगी, यहां से कैपेसिटर आउटपुट देना शुरू करेगा और कैपेसिटर का आउटपुट यहां तक पहुंचेगा। तब तक अगली 2 डायोड जो है वो फंक्शनल हो जाएंगी, उससे फिर इनपुट आना शुरू होगा। तो ये कैपेसिटर जब डिस्चार्ज भी होगा ना, तो उसका डिस्चार्ज जो है वो लोड रजिस्टर के अक्रॉस मिलना शुरू हो जाएगा। तो डिस्चार्ज जब वो होना शुरू होगा तो वो आउटपुट किसको देगा? लोड को देगा। डायोड को क्यों नहीं देगा? क्योंकि डायोड को वो आउटपुट दे ही नहीं सकता है, क्योंकि डायोड रिवर्स बायस में चली जाएगी उस कंडीशन पे। तो उसका आउटपुट लोड के अक्रॉस मिलेगा, इसीलिए हमको लोड पे यहाँ पे पोटेंशियल ऐसा दिखता है। अगले डायोड सेगमेंट से फिर ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा, फिर यहां से डिस्चार्ज होगा। चार्ज कितना तक होगा? Vm तक चार्ज होगा ये।
और उसके बाद ये डिस्चार्जिंग जोन, फिर यहाँ से चार्जिंग, और ये साइकिल इसकी लगातार चलती चली जाती है। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूं कि रेक्टिफाइड या फिल्टर्ड आउटपुट जो है वो कैसा निकलता है, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा हमको। इस तरीके से। तो पल्सेटिंग डीसी के तुलना में अब ये पहले से बेटर हो गया ना रेक्टिफाइड आउटपुट, यही इसकी कंडीशन है। तो ओमेगा टी लेट इट बी फ्रॉम 0 पाई एंड 2 पाई, ये हो गया हमारा वी इन इनपुट पोटेंशियल, ये हो गया वी आउट नॉन फिल्टर्ड। ठीक है, तो क्या है ये पल्सेटिंग डीसी है, पल्सेटिंग डीसी आउटपुट। ठीक है, और यहां पर क्या है फिल्ट्रेशन यूज। तो फिल्ट्रेशन में क्या क्या चीज हो रहा है, ये चार्जिंग जोन है इसका, यहां पर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, और ये वाला जो जोन है दिस इज डिस्चार्जिंग जोन, इसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फिल्टर्ड आउटपुट, फिल्टर्ड आउटपुट। ठीक है, तो रिपल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज अगर आप देखोगे वहां पे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, तो उसकी कंडीशन बहुत बढ़िया मिलेगी यहाँ पे, मतलब ये काफी हद तक क्लीन्ड फॉर्म में आपको मिलेगा आउटपुट। इसको डायरेक्टली आप हमारी डीसी फीडिंग मशीन्स को प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है सर, कुछ फॉर्मूला है क्या इसका? देखो, फिल्टरिंग कैपेसिटर को हम लोग लोड में पैरेलल में लगाते हैं, तो रिपल पीक टू पीक लिखेंगे, रिपल पीक टू पीक इज गिवन एज, देखो आफ्टर फिल्टरिंग, आफ्टर फिल्टर या आफ्टर फिल्टरिंग, जो रिपल का एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, दिस एक्सप्रेशन इज गिवन एज रिपल पीक टू पीक। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको लिखूंगा मैं, V ऑफ रिपल पीक टू पीक इज गिवन एज IDC डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। कितना है हमारे पास इस बार? देखिए इस बार जो फ्रीक्वेंसी है ना, आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है, इसको लिख लेते हैं चार्जिंग यहां पर। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ F इंटू C। फ्रीक्वेंसी अगर F होता तो सिर्फ F लिखता, इस बार आउटपुट फ्रीक्वेंसी कैसी है? 2 टाइम्स ऑफ इनपुट है, ट्वाइस है, डबल है भाई। ठीक है, तो इस वजह से 2 टाइम्स ऑफ इन के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो फाइनली ये एक्सप्रेशन बनता है, मतलब कैपेसिटेंस को मैं इंक्रीज करते जाऊंगा तो उस हिसाब से क्या होगा, रिपल की वैल्यू रिड्यूस होती चली जाएगी। ओके, तो ओवरऑल रिपल यहां से रिड्यूस हो गया इसके कंडीशन में। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। और आउटपुट फ्रीक्वेंसी मैंने नहीं बताया तो मैं वो आपको बता देता हूं यहां पे। तो पॉइंट नंबर कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? 11th पॉइंट होगा शायद ये, पॉइंट नंबर 11, रिपल फ्रीक्वेंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे समझिएगा, F आउट इज 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। सर 2 टाइम्स क्यों हो गया सर? देखो 1 पल्स पर साइकिल है, हाफ वेव रेक्टिफायर बता रहा हूं, उससे समझो आप। इन हाफ वेव रेक्टिफायर वी गॉट 1 पल्स पर साइकिल। एक पूरी कंप्लीट एसी साइकिल के लिए, ये देखो ऐसे एक कंप्लीट एसी साइकिल बनी थी, इसके लिए हमको क्या मिला था? एक ही पल्स मिला था। तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी यहाँ पे? देयरफॉर F आउट वाज इक्वल टू F इन, यही मिला था। फ्रीक्वेंसी कितनी थी? F थी। सो फॉर फुल वेव रेक्टिफायर वी आर गेटिंग, कितना पल्स मिल रहा है हमको? 2 पल्स per cycle of AC. Therefore, F out is 2 times of F in. डायरेक्टली लिख लो, इससे ज्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये इजीएस्ट तरीका है फ्रीक्वेंसी कैसे डबल हो रही है उसको समझने का। ठीक है, तो सेम फुल वेव रेक्टिफायर में चाहे सेंटर टैप्ड हो चाहे ब्रिज हो, इन बोथ द केसेस F आउटपुट इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ F इनपुट। ठीक है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो यही कंडीशन हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। हाफ वेव रेक्टिफायर में, अगर मैं आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में ना
वी गामा की वैल्यू पीक टू पीक अगर बताता तो मैं ऐसा लिख देता कि आई डी सी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी एफ इंटू सी, फिल्ट्रेशन करते, ठीक है। तो फिल्टर्ड आउटपुट अगर मुझको बताना होता फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हाफ वेव में, तो मैं लिखता आई डी सी अपॉन एफ इंटू सी, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी वहां पे एफ थी। लेकिन यही चीज अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आपको बताऊंगा, चाहे वो सेंटर टैप्ड हो या ये ब्रिज रेक्टिफायर हो, इन बोथ द केसेस एक्सप्रेशन क्या आएगा? वी गामा पीक टू पीक अगर मैं देखता हूं तो इसका एक्सप्रेशन आई डी सी डिवाइडेड बाई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है 2 टाइम्स ऑफ एफ मिल रही है हमको यहाँ पे, दैट वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ सी, तो इसीलिए मेरे फॉर्मूले में 2f इंटू सी दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपके याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो रिपल वोल्टेज आधा है फुल वेव रेक्टिफायर में एज कंपेयर टू हाफ। अगर मैं इसी का आंसर यहाँ पे इंक्लूड कर दूं, देखिए ये हाफ वेव का था, इसी को यहाँ इंक्लूड कर दूं तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि देयरफॉर वी रिपल पीक टू पीक ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर is half times of V ripple peak to peak of half wave rectifier। बहुत अच्छा कंक्लूजन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की चीज है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है सर। तो रिपल वोल्टेज पीक टू पीक फॉर फुल वेव रेक्टिफायर इज हाफ टाइम्स ऑफ रिपल वोल्टेज ऑफ पीक टू पीक ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब कि अब ये रिपल वोल्टेज रिड्यूस हो गया, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर में जो कैपेसिटर फिल्टर मैंने लगाया उसका इफेक्टिवनेस फुल वेव का जो कैपेसिटर फिल्टर लगाया था मैंने उसकी तुलना में बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, ज्यादा अच्छी स्मूथ एंड डीसी आउटपुट मुझको मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ ये कंप्लीट टॉपिक इसका पूरा होता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप इसका डिस्कस कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होगा? सेंटर टैपिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, नो सेंटर टैप इज देयर। आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी इंक्रीज हो गई, 2f के फॉर्म में आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिल रही है, तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। और डायोड का स्ट्रेस कम हो गया सर, अब हर एक डायोड कम स्ट्रेस में है एज कंपेयर टू फुल वेव सेंटर टैप। डिसएडवांटेज क्या होगा सर इसका? सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है सर, अब 4 डायोड यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अच्छा ठीक है। और क्या हो रहा है? सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के साथ साथ एक चीज और है कि अब जब हम पूरा सीरीज कंडक्शन देख रहे हैं ना, तो 2 डायोड का ड्रॉप लेना पड़ रहा है हमको, पहले तक एक ही डायोड का ड्रॉप होता था, इस बार 2 VD लेना पड़ रहा है, 2 डायोड का ड्रॉप जो है वो इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है सर, डन। चलिए कंक्लूजन देख लें फाइनल। तो ये तो रिपल फैक्टर, एफिशिएंसी, PIV, ये सारी चीजें हो गई जिसकी थ्योरी जानते हैं हम लोग। देखिए कैपेसिटर फिल्टर के साथ का डायग्राम ऐसा दिखाई देता है, वैसे तो बनाए हुए हम लोग कॉपी में, बट फिर भी एक बार देख सकते हैं आप, इस तरीके से कैपेसिटर फिल्टर के साथ बनाते हैं पैरेलल विद द लोड। और समरी ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर ये आपके सामने। आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म कैसा रहता है? आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म जो है वो इस तरीके का दिखाई देगा आपको, पल्सेटिंग नेचर का। इसी तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। VDC की वैल्यू 2Vm अपॉन पाई, VRMS की वैल्यू Vm अपॉन √2, फॉर्म फैक्टर अप्रोक्सीमेटली 1.11 का रेंज, रिपल फैक्टर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0.483, एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन 81.06, ठीक है। PIV भी पर डायोड हमको कितना मिल रहा है? खाली Vm ही मिल रहा है, 2Vm नहीं है। कंडक्शन पर डायोड 180 डिग्री फेज अपार्ट, तो 2 डायोड आपस में सीरीज में मिलकर कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिल्टर्ड रिपल कितना मिल रहा है कैपेसिटर लगाने के बाद? तो ये मिल रहा है IDC अपॉन 2 टाइम्स ऑफ FC, ठीक है। और पैरामीटर जो है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का आइडियल कंडीशन का पैरामीटर है, ठीक है। तो इससे पूरा आपका रिवीजन जो है बेस्ट वे में हो जाएगा। तो अगली क्लास में क्वेश्चंस बनाने के लिए रेडी रहिएगा। काफी सारे टॉपिक मैंने अभी इस हफ्ते करवाए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि संडे की क्लास में क्वेश्चन करना है आपको। तो संडे का जो लेक्चर होगा वो आपके लिए इस पूरे वीक में पढ़ी हुई सारी चीजों का क्वेश्चंस लेके आएगा। साथ ही साथ संडे को कुछ बहुत ही शानदार चीज का अनाउंसमेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। एक और नया सब्जेक्ट जो है वो आने वाला है, किसके लिए आ रहा है, क्या क्या होगा इसके अंदर, सब चीज संडे की क्लास में आपको रिवील करके बताऊंगा मैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे पूरी सीरीज, सारी चीजें अच्छे वे में समझते हुए। नोट्स अच्छे से बनाते जाइएगा, और साथ ही साथ ये बोर्ड वर्क का जितना नोट्स है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी आपको गूगल ड्राइव की, तो उसके थ्रू डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग दिस सेशंस। जय हिंद, थैंक यू।